एम्फान ISPCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी प्रारंभ होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का 14वां पॉइंट वायुमंडल का संगठन और संरचना, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस पर नोट्स देखेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न उत्तर आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 14वां पॉइंट वायुमंडल का संगठन और संरचना। तो देखिए, वायुमंडल जो होता है वो गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना होता है। अब इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो गैसों में अगर बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है, जिसका प्रतिशत है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद CO2 अति महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसके लिए तो पारदर्शी है, लेकिन जो वापस जाती हैं पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेज, उनके लिए अपारदर्शी हैं। CO2 जो है वो सौर विकिरण का एक अंश सोख लेता है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह पर परावर्तित कर देता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी गैस है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट जो गैस है वो है ओजोन। ओजोन वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को अवशोषित कर उन्हें पृथ्वी पर आने से बचाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ घटक है, ये सूत्र है, ये कितना प्रतिशत पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.8% पाया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। फिर आर्गन है, ये इनर्ट गैस होते हैं 0.93। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.063 और 36 0.036% पाया जाता है CO2। फिर नियॉन है हमारा, वो है 0.002%। फिर है हीलियम, देख सकते हैं। फिर क्रिप्टॉन है, ये भी इनर्ट गैस है। फिर जेनॉन है, ये इतना परसेंट पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन है, ये इतना परसेंट पाया जाता है 0.00005%। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। फिर ऑक्सीजन, ये सब का क्रम दिया हुआ है। दूसरा जलवाष्प होता है। तो जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऐसी गैस है जो कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटती जाती है। मतलब पृथ्वी से अगर ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। तो अगर ये देखें तो ये विषुवत है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कह रहा है ये घटती जाती है। यह कंबल की तरह कार्य करता है। जलवाष्प जो है कंबल की तरह कार्य करता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाले ताप को यह अवशोषित करता है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को यह कलेक्शन करता है या संग्रहित करता है। यह पृथ्वी के तापमान को न तो बढ़ने देता है न ही घटने देता है, इसीलिए कहा जाता है जलवाष्प कंबल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट पार्टिकल अर्थात धूल कण। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों का जो स्रोत है, समुद्री नमक है, महीन मिट्टी है, राख है, पराग है, धूल है तथा उल्का के टूटने से जो कण निकलते हैं वही धूल कणों के स्रोत हैं। यह धूल कण प्रायः वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। संवहनी वायु कभी कभी इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है। विषुवत तथा ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में उसका कारण है सूखी हवा के कारण जो है धूल के कण अधिक पाए जाते हैं। मतलब उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में विषुवत और ध्रुवों की अपेक्षा यहाँ धूल कण अधिक पाए जाते हैं, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। अब हम लोग वायुमंडल की जो संरचना है, जो स्तर है, जो लेयर है, उसको देखेंगे। तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दूसरा है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तीसरा मध्य मंडल या मीजोस्फियर कहते हैं। चौथा है ताप मंडल थर्मोस्फियर या
आयनोस्फीयर, आयन मंडल भी इसे कहते हैं, तो ये भी आप जानते रहिएगा। और पांचवा है वायुमंडल, बाहरी मंडल या एक्सोस्फीयर। तो इसका कोड जो है आप ऐसे भी क्षोभ मंडल, समताप मंडल से ऐसे याद रखोगे आप। इंग्लिश में आप रखोगे TSMIE, मतलब आई में यहाँ पे आयनोस्फीयर ले रहे हैं, ज़्यादातर वही यूज होता है, थर्मोस्फीयर कम यूज हो रहा है। तो TSMIE ये कोड आप याद रखेंगे। तो अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला होता है ट्रोपोस्फियर। तो पहले हम लोग इसको इमेज में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा, तो ये लगभग 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है पृथ्वी से ये ऊंचाई के क्रम में रखे गए हैं सब। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ सीमा होता है जो कि सप्ताह मंडल और क्षोभ मंडल को पृथक करता है। फिर समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा इसको पृथक करती है। फिर देखिए ये मध्यम मंडल आता है, मध्यम मंडल के बाद ये वायुमंडल जो हमने आपको बताया। तो मध्य सीमा जो है वायुमंडल और मध्य मंडल को डिवाइड करती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर ये वायुमंडल और फिर ये बहिर्मंडल। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। तो यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर, आपने अभी देखा इमेज में। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका विस्तार है। इस क्षोभ मंडल की मोटाई जो है, जो थिकनेस है, वो विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है। उसका प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ पर तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक सहन किया जाता है। धूल कण तथा जलवाष्प इसी परत में होते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी मौसमी एवं वायुमंडल घटनाएं इसी परत में होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, मतलब पृथ्वी से जैसे ही 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, यहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैविक क्रियाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण परत है। दूसरा है समताप मंडल। तो आप देख सकते हैं दूसरा ये समताप मंडल है। तो समताप मंडल जो है वो 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के है। देखिए, तो ये 13 है और ये 50, तो इनके बीच में ये समताप मंडल है। तो समताप मंडल, इसके ऊपर 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ओजोन इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन कई बार पूछा गया है किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोक कर पृथ्वी पर जाने से रोकती है, क्योंकि ये किरणें इतनी हानिकारक होती हैं कि स्किन डिजीज हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है। वायुमंडल या मौसमी घटनाएं इस परत में घटित नहीं होती। आपने पीछे देखा कि वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। वायुयान की उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुयान की उड़ान के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है क्योंकि यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसकी सबसे ऊपरी सीमा स्ट्रेटोपाज या समताप सीमा कहलाता है। आप देख सकते हैं ये समताप सीमा है जो कि मध्य मंडल और समताप मंडल को पृथक करती है। तो ओजोन मंडल देख लेते हैं। तो समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल पाया जाता है। इस परत में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर लोगों की रक्षा करता है। अगला है मीजोस्फीयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है मध्य मंडल। इसका 80 किलोमीटर तक विस्तार है 50 से। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने लगती है। 80 किलोमीटर तक ऊंचाई पहुंचकर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कुछ कुछ किताबों में 80 किलोमीटर से तक ऊंचाई पहुंचकर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस दिया है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सभी उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंडल होता है।
तो आयन मंडल जो है वो मध्य मंडल है मीजोस्फीयर, वहाँ से 80 से 400 किलोमीटर के बीच इसका विस्तार होता है। आकाश का नीला वर्ण सुमेर ज्योत अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। कुमेर ज्योत अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस कहा जाता है। एवं ब्रह्मांड किरण इस मंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण ही इसे आयन मंडल कहते हैं। यहाँ आयनों का काफ़ी विस्तार होता है। यहाँ पर एक प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऊंचाई के तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है। तो ये है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। दूर संचार की सभी घटनाएं यहाँ पर भी होती है, ये भी पॉइंट कुछ इम्पोर्टेंट है। आयन मंडल में 4 निम्नलिखित ये परतें पाई जाती हैं। तो पहला परत डी है, फिर E1 E2 है, F1 F2 है और G परत है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डी जो परत है उसका विस्तार 80 से 96 किलोमीटर है। यह दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा E1 E2 होता है। E1 E2 जो है वो इसका मतलब यहाँ पर जो E1 का जो विस्तार है वो 96 से 130 किलोमीटर तक है, 96 से 130 किलोमीटर है, जबकि E2 का विस्तार 162 किलोमीटर तक है। E1 E2 परत मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला है यह दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, लेकिन E1 E2 यह मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। तीसरा है F1 और F2। तो इनका विस्तार 160 से 320 किलोमीटर तक है। ये लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ऊपर वाला दीर्घ रेडियो तरंग, E1 E2 मध्यम रेडियो तरंग, F1 F2 लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। उसके बाद चौथा है G परत, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं और पराबैंगनी फोटॉन्स की आपस में प्रतिक्रिया से होती है, आपस में रिएक्शन से होते हैं। लास्ट जो हमारा मंडल है उसका नाम है एक्सोस्फीयर या वायुमंडल। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए वायुमंडल है। तो इसका विस्तार जो है वो 640 किलोमीटर के ऊपर तक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है, ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और CO2 की अलग अलग परतें भी ऐसे पाई जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा संगठन और संरचना पर नोट्स देख लिया है। अब जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि सबसे यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे बाहर जो है वो बहिर्मंडल है या एक्सोस्फीयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपने देखा अभी ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल है, जिसका सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS में 2005 में पूछा गया है कि वायुमंडल की 4 परतें हैं, तो ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम बताइए। मतलब ऊपर से नीचे तक बताना है आपको। तो आपने अभी देखा है नोट्स में कि सबसे ऊपर इस जो 4 परतों की बात करें, बहिर्मंडल की बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले आयन मंडल, फिर मध्य मंडल है, फिर समताप मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह पर परावर्तित किया जाता है। पहला है मध्यम मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। तो हमने आपको बताया ही कि बेतार संचार जो भी पृथ्वी की सतह पर परावर्तित किया जाता है वो आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो अवस्थित किए जाते हैं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर एक्सोस्फीयर होगा या बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो अभी आपने देखा आयन मंडल जो होता है वो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति जो भी घटनाएं होती हैं वो आयन मंडल में ही होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि हमने आपसे पीछे चर्चा भी किया, क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो अभी आपने नोट्स में पीछे देखा कि जो समताप मंडल है उसी में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडल में होती है वह है। तो अभी आपने देखा कि जो क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक सीमा है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, उसी में यह मौसमी गतिविधि होती है। तो इसका सही आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। आइए इस एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी आपने देखा कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल था, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और सबसे अंतिम में बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के विश्लेषण के लिए सौर मंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगे जितने भी आयंस का विद्युत विसर्जन होता है वो आयन मंडल में ही होता है। सही आंसर बी वाला है, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत होता है यूपीआरओ में। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन का 78.8% था। सही आंसर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरोरा बोरियालिस की घटना घटित होती है। तो अभी आपने देखा कि इसको हिंदी में सुमेर ज्योति बोलते हैं। तो ये सब घटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलालिस। तो ऑस्ट्रेलालिस जो है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो सुमेर ज्योति या अरोरा बोरियालिस जो होता है वो उत्तरी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को सुमेर ज्योति तथा दक्षिणी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को कुमेर ज्योति कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में टर्म में पूछ लेता है, इसलिए हमने यूज किया है। ये क्या है हम देख लेते हैं कि सूर्य से जब सौर आंधी चलती है तब जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, मान लीजिए सूर्य से वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो आपने जो अभी लेयर देखा था डी, E1, E2, F1, F2 और G, तो G परत में आने पर यह चमकती है। तो कहा जाता है कि उत्तरी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति में जो चमकता है उसे सुमेर ज्योति तथा दक्षिणी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति में जो चमकता है उसे कुमेर ज्योति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। तो अभी आपने देखा एक्सोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल में। सही आंसर ये वाला है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना और संगठन पर अध्ययन किया। ये भूगोल का वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।